प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन में पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जे से इंडिकेट करते हैं, टार्क को टाउ से इंडिकेट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग जब फाइंड किए थे तो किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करते थे। अगर क्लियर नहीं है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो एंगुलर मोमेंटम निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया जाता है वहां से लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टार्क और एंगुलर मोमेंटम रिलेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे तब स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा वो इसके बाद से। तो टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, थोड़ा एक बार सोचो तुम, क्या संभव हो सकता है रिलेशन? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो टार्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन देता है? तो याद करो बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन होता था, क्या हम लोग कहते थे? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। तो हम लोग फोर्स क्या कहते थे? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, या इसको कहते थे हम लोग डी पी अपॉन डी टी। न्यूटन लॉ मोशन में हमने सेकंड लॉ जो बताया था, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो उसी तरह से यहां पे होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टार्क। देखो, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टार्क टाउ। तो टार्क इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टार्क। क्योंकि किसी भी रोटेटिंग सिस्टम पर अगर टार्क लगेगा तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज जरूर होगा, और जिस रेट से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है उसी को बेटा टार्क, एक्सटर्नल टार्क कहते हैं। अगर एक्सटर्नल टार्क ना लगे ना, अगर एक्सटर्नल टार्क सिस्टम में ना लगे, जीरो हो जाए, तो डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी बराबर जीरो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा जे फाइनल माइनस जे इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कब कंजर्व रहेगा, कब कांस्टेंट बना रहेगा? जब सिस्टम पर एक्सटर्नल टार्क बेटा क्या होगा? जीरो होगा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो वहां पर हम टार्क जीरो कर देंगे, जिससे कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। और यही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोलिजन टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसी टाइप से यहाँ पर क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टार्क ऑन द सिस्टम बिकम्स जीरो। linear momentum of any system remains constant when external force on the system becomes zero। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलरेडी हम लोग सेंटर मास वाले टॉपिक में, कोलिजन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड टार्क ऑन द बॉडी। rate of change in angular momentum of a body will be equal to applied
दैट बॉडी, ठीक बेटा, एंगुलर मोमेंटम जिस रेट से चेंज होगा वही बॉडी पे अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अप्लाइड टॉर्क टाउ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो क्या कहेंगे, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर मोमेंटम का चेंजिंग का रेट ये टॉर्क होगा। या कह सकते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। इसी को डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखना है तो डी अप्लाई कर दो, ये डिफरेंशिएशन के टर्म में आ गया। तो ये बेटा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन होता है, एकदम वैसा ही है जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग कहते थे रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। अगर सिस्टम पे अप्लाइड टॉर्क 0 होगा तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉर्क है, इसका यूनिट आएगा क्या, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। If a torque is applied on a body such that its एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम A0 टू 4A0। एंगुलर मोमेंटम को अपने हिसाब से कुछ कह दिया, A0 कह दिया, A0 से 4A0 हो जा रहा है। इन टाइम 4 सेकेंड में एंगुलर मोमेंटम चेंज होकर के A0 से 4A0 हो जा रहा है। देन फाइंड आउट टॉर्क अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, उस बॉडी पर कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो क्या कहोगे बताओ, टॉर्क अभी ने पढ़े, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। अप्लाई कर दो इसको, तो हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। फाइनल एंगुलर मोमेंटम है बेटा 4A0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है A0 और डेल्टा टी दिया है 4 सेकेंड। तो टॉर्क आ गया, ये माइनस हो गया, तो 3A0 अपॉन 4। इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क आ गया। क्या किया हमने, एंगुलर मोमेंटम के बाद चेंजिंग निकाल के टाइम से डिवाइड कर दिया, आ गया टॉर्क। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। यह क्या है, अप्लाइड टॉर्क ऑन द बॉडी। ठीक,
अब आगे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, टार्क और एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सोचो क्या होता है, वो होता है बेटा J इक्वल टू आई ओमेगा। J इक्वल टू आई ओमेगा, इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यह यूज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम यानी J एंड मोमेंट ऑफ inertia, that is I। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। और वेरी छोटा सा फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये दोनों में रिलेशन होता है। तो इसके लिए कल हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर में, J इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, P इंटू डी। याद आ रहा है? तो P को कहा जाता है मास इंटू वेलोसिटी, MVD, MVR कुछ भी कह सकते हो। ये हो गया M, ये हो गया D। और सर्कुलर मोशन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे, V इक्वल टू आर ओमेगा। V इक्वल टू आर ओमेगा। तो V का स्थान पर हम लोग R का स्थान पे यहाँ देखो D लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से D लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे D ओमेगा। तो आ गया M और D इंटू डी मिलके D स्क्वायर इंटू ओमेगा। और जैसा पढ़ते हैं ना, एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे देखो एम डी स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, J इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। J इज वेक्टर क्वांटिटी, I तो वेक्टर है नहीं, ओमेगा इज वेक्टर। जो डायरेक्शन ओमेगा का वही डायरेक्शन J का। J और ओमेगा ये सब एंगुलर क्वांटिटी होते हैं। जितने एंगुलर क्वांटिटी होते हैं उनका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। तो ये J इज इक्वल टू आई ओमेगा, ओमेगा का और एंगुलर मोमेंटम सबका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, जो डायरेक्शन ओमेगा का वही डायरेक्शन किसका, J का। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम और टार्क में रिलेशन पढ़ा गया, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन पढ़ा गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से खूब क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल खूब क्वेश्चन डबल यहाँ पे होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन
एंगुलर मोमेंटम इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं, और यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। J इक्वल टू जो आई ओमेगा हम लोग पढ़े हैं उसी का पूरा एप्लीकेशन है यहां पर। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट हेडिंग यह कहलाता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट खूब आते हैं। इंपॉर्टेंट, किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो, ऐसा तब होगा जब सिस्टम पे एक्सटर्नल टार्क ना लग रहा हो। किसी बॉडी को इसे रोटेट करा के छोड़ दो, ठीक है, बाहर से कोई टार्क ना लगाओ, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन है व्हेन एक्सटर्नल टार्क ऑन द सिस्टम बिकम्स जीरो। जब सिस्टम पे एक्सटर्नल टार्क जीरो होगा तब जाकर के उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो आओ देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या हुआ कि जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा वो जीरो होगा, डेल्टा जे जीरो होगा। इफ external torque on a system becomes zero, external torque on a system becomes zero, then its angular momentum remains constant। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। देन इट इज नोन एज law of conservation of angular momentum। इसी स्टेटमेंट को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। दैट इज, हम लोग जानते हैं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, देखो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। अभी तो पढ़े हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, बोलो। और ये टार्क क्या है, एक्सटर्नल टार्क है। अगर ये एक्सटर्नल टार्क क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, जैसा कि यहां पर कॉन्सेप्ट लिखे हैं, तो इसको अगर हम लोग जीरो कर दें एक्सटर्नल टार्क को, तो आ जाएगा डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी एंगुलर मोमेंटम में चेंजिंग जीरो होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऐसा कब होगा, जब एक्सटर्नल टार्क जीरो होगा। इसका मतलब यहां से देख लो, डेल्टा जे मतलब जीरो हो जाए, और डेल्टा जे मतलब होता क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाए। मतलब जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो उतना ही क्या हो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो। देख रहे हो, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ऐसा कब होगा, जब एक्सटर्नल टार्क जीरो होगा। और तुम
आज ही पढ़े हो कि J बराबर होता है बेटा I इंटू ओमेगा, J इजकल टू I ओमेगा, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। तो इनिशियल को हम लोग कहेंगे I1 ओमेगा 1। देखो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बेटा इसी से सॉल्व हो जाएंगे। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा टी, I2 ओमेगा 2 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी I और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल टार्क क्या होगा बेटा 0 होगा। स्पष्ट यहां से देखो दिख रहा है क्योंकि J बराबर I ओमेगा होता है। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या बना रहेगा कांस्टेंट। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग के इससे सॉल्व होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा। That is, if external torque सिस्टम पे 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या बना रहेगा कांस्टेंट, J कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब J का मतलब I इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट बना रहेगा। देख रहे हो, मतलब I1 ओमेगा 1 किसके बराबर होगा I2 ओमेगा 2। मतलब अगर एक्सटर्नल टार्क सिस्टम पे 0 है और अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या बना रहेगा कांस्टेंट। इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा अपने आप घटेगा, I घटेगा तो ओमेगा अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक रोटेटिंग डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रहा है, अब बाहर से कोई टार्क ना लगाया जाए और रोटेटिंग डिस्क पर एक दूसरा डिस्क लाके इसे जेंटली रख दिया जाए, जेंटली आराम से, मतलब एक्सटर्नल टार्क ना लगे, तो क्या होगा कि दूसरा डिस्क जब लाकर रखोगे तो सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी और रोटेशन का एंगुलर स्पीड अपने आप घट जाएगा। तो इस पे जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछता है ना, उसको अपने से सोच करके आंसर देना होता है। फिर कहेगा कि एक रोटेटिंग डिस्क है, उस पर सैंड ला करके पोर्ड कर दिया, सैंड ला के छीट दिया उस पर, तो कहता है कि सैंड ला के छीटने से रोटेटिंग डिस्क के एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो कहोगे अरे भाई सैंड ला के उस पर छीटेंगे तो मास बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी अपने आप घट जाएगा, क्योंकि बाहर से तो कोई टार्क लग नहीं रहा है, उस पर धीरे से आराम से ला के सैंड उस पर स्प्रेड कर दे रहे हो, छीट दे रहे हो। फिर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बनाता है कि एक मैन है जो एक रोटेटिंग डिस्क के सेंटर पे खड़ा है, और उस मैन अपना हाथ ऐसे फोल्ड करके खड़ा है और एक बैग अपने हाथ को स्ट्रेच कर दे, हाथ को ऐसे फैला दे एक बैग, तो जिस सिस्टम पे खड़ा है रोटेट कर रहा है उस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा जब इस हाथ को फोल्ड करोगे ऐसे तो मास, हाथ का जो मास है वो कहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। अब जैसे ही हाथ को तो ऐसे स्ट्रेच करोगे, फैलाओगे, तो हाथ का जो ये मास है, 2.5 किलो का जो हाथ है, ये मास सेंटर से जब दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी और रोटेटिंग सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, और इसमें क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसमें सोच करके अपने आप आंसर देना चाहिए। बाकी इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2
ओमेगा 2, दैट इज आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो ओमेगा घटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा तो ओमेगा अपने आप बढ़ेगा जब एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो होगा। इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? अब इसमें यह कॉन्सेप्ट ध्यान देना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दो तरीके से लगता है। जैसे एक सिस्टम रोटेट कर रहा है और रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई इंटू ओमेगा, I1 ओमेगा 1, और थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दिए, मतलब मास और चेंज कर दिए, तो बाद में उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, इससे सॉल्व होता है, पहले भी रोटेशन बाद में भी रोटेशन। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है और मूव करते करते ऐसे रोटेट करने लगा, तो यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चलता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहां पर पहले क्या है, पहले मोशन है बाद में रोटेशन है, पहले मोशन और बाद में रोटेशन। तो यहां का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम चलता है, mvr इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, क्योंकि mvr भी तो एंगुलर मोमेंटम है लेकिन लीनियर मोमेंटम वाला एंगुलर मोमेंटम है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तब वहां mvr यानी mvd इज इक्वल टू आई ओमेगा से तब क्वेश्चन करना चाहिए। तो दो प्रकार का इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। इफ फर्स्ट रोटेशन, पहले रोटेशन है, एंड देन उसके बाद आल्सो रोटेशन, पहले भी रोटेशन बाद में भी रोटेशन। तो पहले मतलब I1 ओमेगा 1, अब बाद में मतलब उसका तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, ये सब चेंज कर दिया, तो ओमेगा कैसे चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये अप्लाई करते हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इसको अप्लाई करना चाहिए। और अब देखो, इफ फर्स्ट रोटेशन नहीं, फर्स्ट मोशन, पहले लीनियर मोशन है एंड देन रोटेशन, उसके बाद से बेटा रोटेशन है, तो पहले लीनियर मोशन तब रोटेशन। तो लीनियर मोशन वाला एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv इंटू डी, यानी mv इंटू आर इज इक्वल टू क्या, आई ओमेगा। तो ऐसे क्वेश्चन mvr बराबर आई ओमेगा से सॉल्व करना चाहिए। ये भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इसमें पहले रोटेशन बाद में भी रोटेशन, और यह है पहले मोशन तब रोटेशन। ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम है एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, ये एंगुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम है। तो लीनियर मोशन का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है और रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन दो कॉन्सेप्ट से क्या हो जाने हैं, सॉल्व हो जाने हैं। ठीक बेटा, तो आज इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके बाद से तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन होगा थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में होगा। इफ ए डिस्क इज रोटेटिंग about its main axis, एक डिस्क है, मेन एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसे डिस्क रोटेट कर रहा है। नाउ इफ एन अदर
अनदर डिस्क इज प्लेस्ड, देख लो जेंटली मतलब बताना चाह रहा है कि एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है, एक उठा के उसके ऊपर फेंक दो दूसरा डिस्क, नहीं, खूब आराम से रखो कि पहले वाले को कुछ पता न चले। प्लेस जेंटली ऑन द रोटेटिंग डिस्क, देन न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, जो डिस्क रोटेट कर रहा है उसका न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या नो एनी? तो सोचो, एक सिस्टम डिस्क रोटेट कर रहा है, उसका अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी है, एक दूसरा डिस्क उस पर ला कर रख दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? बढ़ गया। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी अपने आप घटेगा। तो क्या चलेगा कॉन्सेप्ट यहां पर? जे रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आई ओमेगा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा कांस्टेंट बना रहेगा। और जब तुम एक रोटेटिंग डिस्क पे दूसरा डिस्क ला के रख रहे हो तो सिस्टम का मास बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे सोच करके आंसर देना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा, क्योंकि आराम से ला करके रोटेटिंग डिस्क पे एक दूसरा डिस्क तुमने रखा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If a disk is rotating about its main axis के about डिस्क रोटेट कर रहा है। Now if some amount of sand मतलब बालू होता है, ठीक ना? सैंड का मतलब मिट्टी और बालू क्या किया? उसी पे धीरे से लाके छींट दिया। सैंड इज poured मतलब उसी पे छींट दिया ऑन द रोटेटिंग डिस्क, then new angular velocity of disk constant increases decreases no any। तो क्या होगा बताओ? जब रोटेटिंग डिस्क पर सैंड लाके छीट दोगे आराम से धीरे से, तो सिस्टम का मास बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी घट गया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा। तो कहोगे यहां पे J इज इक्वल टू आई ओमेगा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट, पहले भी बाद में भी। लेकिन जब उस पर तुम सैंड ला करके छींट रहे हो, सैंड ला कर उस पर रख दे रहे हो आराम से, तो सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जा रही है और एंगुलर वेलोसिटी उसी रेशियो में घट जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रखना है? कांस्टेंट। इसलिए आंसर क्या होगा? डिक्रीजेस। तो देख रहे हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी उसी रेशियो में घट जाता है, क्योंकि आई और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है।
कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैन इज स्टैंडिंग on the axis, man is standing on the axis of a rotating disc, रोटेटिंग डिस्क के एक्सिस पर मैन खड़ा है और अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच किया हुआ है बाई फोल्डेड हिज हैंड, अपने हाथ को फोल्ड किए हुए है, अपने हाथ को ऐसे ऐसे फोल्ड किए हुए है और सडनली अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया। तो सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो जब हाथ को फैलाएगा तो जो हाथ का जो 2.5 किलो का हाथ होता है, ये मास एक्सिस से जब दूर जाएगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जब दूर जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो आई और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी अपने आप घट जाएगा। उल्टा क्वेश्चन होगा कि हाथ को स्ट्रेच किए हुए है, हाथ को एक बार फोल्ड कर लिया, तब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये खुद सोचना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसे आंसर देना चाहिए। नाउ इफ मैन suddenly stretched his hand outward, बाहर के डायरेक्शन में अपने हाथ को स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया, then new angular velocity of system, ऑप्शन है remains constant, increases, decreases, no any। तो जैसे ये रोटेटिंग डिस्क है, अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। एक और डायग्राम यहां बना रहे हैं, ये एक्सिस बन गया, ये होगा इनिशियल डायग्राम, ये होगा फाइनल डायग्राम। यहां भी इसका रोटेशन है, यहां भी इसका रोटेशन है, और इस पर जो मैन खड़ा है, मैन इस पर जो खड़ा है अपने हाथ को ऐसे फोल्ड किए हुए है, हाथ को ऐसे फोल्ड किया हुआ है एक्सिस पर, और बाद में वही मैन क्या किया, अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, हाथ को फैला दिया, एक्सिस से दूर ले गया इसका हैंड। तो ऐसे में क्या होगा, जब हाथ को ऐसे दूर ले जाएगा तो हाथ का जो मास है, हैंड का जो मास है, वो एक्सिस और रोटेशन से दूर जा रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर जा रहा है। और ये हम बता चुके हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस और रोटेशन से जितनी अधिक दूरी पर होता है, सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा। तो ये क्या किया, हाथ को फैला लिया। जब हाथ को फैलाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर चला जाएगा, जिससे कि यहाँ के एंगुलर वेलोसिटी अगर ω1 होगा तो यहाँ के एंगुलर वेलोसिटी ω2 होगा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो J इज इक्वल टू आई ओमेगा, सिस्टम का क्या बना रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि बाहर से कहीं कोई टार्क नहीं लग रहा है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाथ को जब फैला दे रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बेटा?
डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या होगा? डिक्रीजेस। इसमें जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथ को स्ट्रेच किए हुए है, हाथ को एक बैग फोल्ड कर ले, तो उल्टा क्वेश्चन होगा। जब हाथ को फोल्ड करेगा तो सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगी, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो तुम ये देख रहे हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जब स्टैंडर्ड टॉर्क 0 होता है तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस देन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस देन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो I इंटू ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट से इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। बेटा आप लोग असाइनमेंट में देखना, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन ढेर सारे दिए हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे। अब इस पर बचता है बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अगले लेक्चर में इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। उसके बाद से आगे आएगा काइनेमेटिक इक्वेशन, रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोलिंग। यही थोड़ा सा पॉइंट और टॉपिक में बचा है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक क्या होगा, फिर फिनिश होगा। तो अगले टर्म पे मिलते हैं जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ठीक बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और उसको समझिए कि क्या बताया जा रहा है, और असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।